नमस्कार दोस्तों। आगामी बिहार के जो भी एग्जाम है उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बिहार स्पेशल कवर करवा रहा था, जो कि मैंने बहुत अच्छे से आपको कवर करवा दिया। उसकी प्लेलिस्ट बना दी, उसकी पीडीएफ दे दी और आप लोग लगातार उसको देख रहे हैं। दूसरे स्टेप पे मैंने जो करंट अफेयर बिहार का होता है, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ये सारी चीजें आपको करवा दी और उसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए, जो कि आप लोग देख रहे हैं और आप आने वाले जो एग्जाम है उसमें बहुत ज्यादा वो फायदा करने वाला है। तीसरे स्टेप में जो मतलब कि प्रीवियस ईयर के सवाल होते हैं बिहार पीसीएस में या बिहार के जो भी अन्य एग्जाम है उनमें पूछे जाते हैं, उनसे जो है प्रीवियस जो ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि हर जो मतलब कि जैसे बीपीएससी है, बिहार एसएससी है, सबका अपना एक क्वेश्चन बैंक होता है, उन्हीं में से वो क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं दाएं बाएं करके। तो प्रीवियस ईयर सवाल को हल करने ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने इसकी सीरीज में बहुत सारे जो बिहार पीसीएस के जो बिहार स्पेशल के सवाल पूछे गए थे वो कर दिए। उसके बाद हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री के कर दिए। फिर उसके बाद ज्योग्राफी कर दी हमने, बायोलॉजी कर दी, फिजिक्स कर दी, केमिस्ट्री कर दी और ये सारी चीजें हमने कर दी। पॉलिटी का कुछ सेक्शन बचता था, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर जल्दी जल्दी पॉलिटी भी करवा दो, तो 2 वीडियो पॉलिटी के बनाऊंगा और पॉलिटी में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर बिहार पीसीएस के जो प्रीवियस ईयर के सवाल देखो तो उसमें बहुत सारे हल्के हल्के सवाल पूछे जाते हैं, जो कि आप लोग को ना भी पढ़ाया जाए तो आप लोग आराम से कर लेंगे। तो इसमें क्या किया मैंने, बहुत सारे अपने नोट्स के जो फैक्ट हैं वो भी मैंने इसमें डाले, जिससे क्या हो, कम से कम पॉलिटी की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए कि जो ना आते हुए सवाल भी है आपके हल हो जाए। तो इस तरह से मोटा मोटा 2 वीडियो बनाऊंगा, ज्यादा नहीं बनाऊंगा क्योंकि समय ही नहीं है। चलो शुरू करते हैं आज का जो हमारा लेक्चर है पॉलिटी का, वो शुरू करते हैं। देखो, दास प्रथा किस एक्ट से समाप्त की गई, आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है। तो 1833 का जो एक्ट था उससे दास प्रथा समाप्त की गई और इस एक्ट में ये कहा गया कि रंग, धर्म, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अध्यादेश किस एक्ट से सबसे शुरुआती चरण में लाया गया, तो 1861 का जो एक्ट था उसके माध्यम से जो अध्यादेश, जो ऑर्डिनेंस होता है, उस तरीके की चीजें की शुरुआत होती है, ठीक है। और बाद में जो हमारा आर्टिकल 21 जो प्रेरित है, जिसमें जो हमारे प्रेसिडेंट है ना, उनको जो अध्यादेश की शक्ति होती है, या जो हमारे गवर्नर होते हैं उनको अध्यादेश की शक्ति होती है, तो वो शक्ति जो प्राप्त होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है, तो जो हमारा 1935 का एक्ट है ये शक्ति वहां से प्राप्त होती है और उसी से ये प्रेरित होकर अध्यादेश की चीजें लाई गई, ठीक है। ये ध्यान रखना, हमारे संविधान में सब कहाँ से जो प्रेरित है वो 1935 का एक्ट है उससे प्रेरित है। और सबसे पहली बार जो अध्यादेश लाया गया था वो 1861 के एक्ट से लाया गया था, ठीक है। और देखो, 1892 का जो एक्ट लाया गया उसमें यह कहा गया कि जो विधान परिषद के कार्य हैं उनमें वृद्धि की जाएगी, बजट पर बहस किया जाएगा, लेकिन अनुपूरक प्रश्न आप पूछ सकते हैं, लेकिन उसमें मतदान का अधिकार, जो बजट पर बहस होगी उसमें मतदान का अधिकार आपको नहीं होगा, ये चीजें कहेगी। 1909 के जो एक्ट है, 1909 का कौन सा एक्ट था, मार्ले मिंटो ना, तो उस एक्ट से का क्या कहा गया कि जो मुसलमान हैं उनको पृथक निर्वाचन दे दिया जाएगा। और बाद में 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट था उसके माध्यम से ये कहा गया कि इसका विस्तार हम सिख, यूरोपीय और भारतीय ईसाइयों तक भी कर देते हैं, इनको भी पृथक निर्वाचन का अधिकार मिल गया, ठीक है। तो ये 1919 के एक्ट से, उनको 1909 के एक्ट से। जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है इसमें। 1919 के एक्ट से और क्या क्या चीजें की गई, इसमें भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई गई, डुअल शासन राज्य में आया, मतलब कि जो राज्य हैं उनके 2 विषय बांट दिए गए, ठीक है। केंद्र में द्विसदन आया, आरक्षित और हस्तांतरित विषय उनको कहते हैं। केंद्र में द्विसदन पहली बार लाया गया, पहली बार द्विसदन की मतलब कि जो कॉन्सेप्ट है इसमें लाया गया 1919 के एक्ट से। और जो केंद्र में 2 सदन बनाए गए उसमें अपर जो सदन था उसको राज्य परिषद बोला गया, ये 5 साल के लिए इसका कार्यकाल होगा। जो निचला सदन था उसको केंद्रीय विधानसभा बोला गया और जिसका कार्यकाल 3 साल के लिए होगा। तो ये चीजें हमने समझ ली। और देखो हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। 1932 जो मतलब कि लास्ट गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो आप बताएंगे। जो लास्ट गोलमेज सम्मेलन या तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ वो 1932 में होता है और इसमें जो है कांग्रेस भाग नहीं लेती है, पहले में नहीं लेती है, तीसरे में नहीं लेती, कांग्रेस दूसरे में भाग लेती है, गांधी जी इसके प्रतिनिधि के रूप में जाते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको पता है। 1935 के एक्ट से ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया गया। तो आपसे पूछ लेगा कि ऑल इंडिया फेडरेशन या मतलब भारतीय संघ का जो है प्रावधान किस एक्ट के तहत किया गया, तो आप बताएंगे 1935 के एक्ट के तहत। 1934 में जो रांची में स्वराज पार्टी का गठन हुआ, इसी में पहली बार संविधान रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम इसी स्वराज पार्टी के द्वारा लाया गया था, ठीक है। तो ये आप याद रखना, वयस्क मताधिकार की बात इसी स्वराज पार्टी ने ही की थी, तो ये भी इंफॉर्मेशन याद रखना। 1935 का जो एक्ट है दोस्तों, इस एक्ट से केंद्र में द्वैध शासन लाया गया और जो 1919 का एक्ट है उसके माध्यम से राज्य में द्वैध शासन लाया गया, ठीक है। और
प्रांतों में ये इसको समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट के माध्यम से प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त, केंद्र में द्वैत शासन लाया गया। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई। अवशिष्ट शक्तियां जो रेजिडुअल पावर है वो गवर्नर जनरल के पास रहेंगी, ये कहा गया। लिखित संविधान का इसमें उल्लेख नहीं है। इस तरीके के सवाल पूछे गए हैं। याद करो कि इसमें मूल्यांकन था कि नहीं 1935 के एक्ट का। तो इसमें मूल्यांकन जो 1935 के एक्ट में खुद का मूल्यांकन नहीं था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। बर्मा को इससे भारत से अलग कर दिया गया, मतलब कि इस एक्ट से संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान इस एक्ट में किया गया। और फिर आगे जाके 1937 में 1 अक्टूबर को एक संघीय न्यायालय बनाया गया, और जिसके पहले जो जज थे सर मॉरिस गेवर थे। ठीक है, तो ये याद रखना है। और देखो जल्दी जल्दी करेंगे। और देखो, भारत की संविधान निर्माती जो सभा थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान निर्माण का प्रथम प्रस्ताव कब लाया गया था? तो पहली बार संविधान निर्माण का प्रथम प्रस्ताव जो लाया गया था वो एक निर्वाचित संविधान सभा के माध्यम से होगा। ये प्रस्ताव क्रिप्स मिशन द्वारा 1942 में लाया गया था, ये याद रखना। वेवेल प्लान कब आता है? तो आप बताएंगे जून 1945, 25 जून 1945 को शिमला में बैठक होती है। वहीं पे ये वेवेल प्लान मतलब कि आता है, और फिर शिमला में बैठक होती है। वेवेल प्लान में ये कहा गया था कि हिंदू मुस्लिम को बराबर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। और ये वेवेल प्लान किस लिए आता है? तो आप बताएंगे राजनीतिक व संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए। कैबिनेट मिशन कब आता है? 1946 में। और इसमें जो प्रतिनिधि शामिल थे वो क्या निर्वाचित होकर आए थे? तो अप्रत्यक्ष उनका निर्वाचन हुआ था, और प्रत्येक 10 लाख पर एक व्यक्ति का निर्वाचन किया गया था, ये याद रखना। संविधान सभा का गठन कब होता है? 1946 में होता है। और देखो 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार घोषणा की जाती है। 2 सितंबर को कार्यकाल संभालती है ये, और इसी 2 सितंबर को उपसभापति या उपाध्यक्ष के रूप में जवाहरलाल नेहरू इसके उपाध्यक्ष होते हैं। ये भी इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करके रखनी है। अंतिम सरकार का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन से हुआ था, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, संविधान बनाने में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? उस समय संविधान बनाने में कुल 12 अधिवेशन होते हैं। ये जो संविधान का बैकग्राउंड होता है ना, संवैधानिक जो बैकग्राउंड होता है कि कैसे संविधान बना, वहां के सवाल है ये। जल्दी जल्दी करेंगे, इसके बाद बहुत सारे सवाल हैं, आप देखते जाओ बस। 9 दिसंबर 1946 को जब प्रथम बैठक होती संविधान सभा की, तो उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो सत्यानंद सिन्हा जी को बनाया जाता है, ये अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं। उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर को दोबारा बैठक होती है, और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। फिर उसके 2 दिन बाद उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया जाता है, जिसपे 7 दिन की बहस होती है, और बाद में 22 जनवरी 1947 को ये पारित हो जाता है। और आगे चलकर यही जो उद्देश्य प्रस्ताव है हमारी प्रस्तावना का प्रारूप बनता है। तो ये याद रखना, जल्दी जल्दी बता रहा है, ये इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी, पीडीएफ होगी, याद कर लेना। जब मतलब कि 1946 में अम्बेडकर जी जब बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से चुनाव लड़ते हैं, तो वहां से वो हार जाते हैं। बाद में उनको जितवाने के लिए, उनको संसद में पहुंचाने के लिए जो है कांग्रेस के एक सदस्य जिनका नाम था जयकर, एमआर जयकर था, वो अपनी सीट छोड़ देते हैं बंबई की पूना से, जहां से फिर अंबेडकर जी चुन के संसद पहुंचते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। झंडा समितियां बनाई जाती हैं, 2 झंडा समितियां बनाई जाती हैं। एक तो 2 अप्रैल 1931 को कराची अधिवेशन के दौरान बनाई जाती है, जिसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल बनते हैं। और दूसरी जो झंडा समिति बनाई जाती है वो 23 जनवरी 1946 को बनाई जाती है। एक तरीके की एडहॉक समितियां जो बहुत सारी बनाई गई हैं, जिनका काम हो जाता है फिर वो समाप्त हो जाती हैं। तो इस झंडा समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बनाए गए थे। संविधान निर्माण में टोटल कितने दिन लगे? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। कोई बताता है 17 दिन लगे, कोई बताता है कि 18 दिन लगे। इस दौरान 11 अधिवेशन होते हैं टोटल। अभी मैंने बताया कि 12 अधिवेशन, तो इसमें थोड़ा सा इस तरह के सवाल आपसे पूछे नहीं जाएंगे जहां कंफ्यूजन होगा। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को ये संविधान का जो है लागू हो मतलब कि अंगीकृत होता है, हम एडॉप्ट करते हैं, और बाद में पूरी तरीके से 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो जाता है। तो दोनों इंफॉर्मेशन अलग अलग है, दोनों याद रखना। हमारे जो संविधान उसमें ये डेट लिखी है, और बाद में इस डेट से ये संविधान हमारा जो है 26 जनवरी 1950 से लागू हो जाता है। कुछ समिति है जैसे नियम संचालन और वित्त एवं स्टाफ समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, ऐसा मत सोचो कि ये सभी इन्फॉर्मेशन पूछनी है, सब प्रीवियस ईयर के सवाल की ही इन्फॉर्मेशन है। प्रारूप समिति जो बनाई गई थी उसके अध्यक्ष जो थे अंबेडकर जी थे, और 6 उसके और मेंबर थे। 19 अगस्त 1947 को ये प्रारूप समिति बनाई गई थी। सलाहकार समिति जो उस समय थी उसके अध्यक्ष जो वल्लभ भाई पटेल बनाए गए थे, और इसके अंतर्गत 2 उप समितियां बनाई गई थी। एक मूल अधिकार उप समिति थी, एक अल्पसंख्यक मामलों की उप समिति थी। जो मूल अधिकार के मामले की उप समिति थी उसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी जी बनाए जाते हैं, और जो अल्पसंख्यक मामले की उप समिति थी
उसके जो अध्यक्ष एस सी मुखर्जी बनाए जाते हैं। प्रांतीय संविधान समिति समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल। संघ संविधान राज्य समिति, ये सब क्या है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी होते हैं। संवैधानिक सलाहकार कौन होते हैं, हमारे BN राव जी होते हैं। संविधान का पहला प्रारूप यही बनाते हैं, और जो ये प्रारूप प्रस्तुत करते हैं उसमें 243 आर्टिकल होते हैं और 13 शेड्यूल होते हैं। तो ये आपको दिमाग में रखना है। ये बार बार सवाल पूछा जाता है, हर जगह पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में, या जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है ये कब स्वीकार किया गया, तो ये 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया जाता है। उद्देशिका में जो लिखा है वो क्या लिखा है, क्या वो 26 जो उल्लिखित है वो 26 नवंबर 1949 जो मैंने अभी आपको यहाँ बताया था, और जो संविधान अंगीकृत होता है और 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। तो ये जो है 26 नवंबर 1949 उद्देशिका में लिखा हुआ है। इसी दिन नागरिकता अंतकालीन संसद मतलब कि अंतकालीन संसद अस्थायी और संक्रमणकालीन जो उपबंध थे इस दिन से लागू हो जाते हैं, और बाद में जो बाकी प्रावधान है वो जब 26 जनवरी 1950 को संविधान प्रभावी हो जाता है उसके बाद से बाकी प्रावधान लागू हो जाते हैं। जब 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसी दौरान ये कहा जाता है कि यहाँ पूर्ण स्वराज का नारा दिया जाता है, और कहते हैं कि हम सब मतलब कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस अपना मनाएंगे। तो ये 26 जनवरी 1900 की घोषणा स्वतंत्रता दिवस के रूप में कब होती है, लाहौर अधिवेशन में 1 दिसंबर 1919 को, ठीक है, रावी नदी के किनारे। बाद में ये 1930 में जाके मनाया भी जाता है। अम्बेडकर जी का जन्म जो है कहाँ हुआ था, तो आपको ये महू जो मतलब कि MP की जगह वहीं पे होता है। तो 14 अप्रैल 1861-91 में इनका जन्म होता है। इनकी मृत्यु जो है 6 दिसंबर 1956 में हो जाती है। अब जो भी सवाल पूछे गए बहुत फैक्चुअल है, लेकिन पूछे गए हैं तो मैं आपको बता रहा। राजकीय चिन्ह जो हमारा है कब अंगीकृत किया गया था, कब स्वीकार किया गया था, तो 26 जनवरी को 1950 में। और राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को, ये 52 सेकंड में गाया जाता है राष्ट्रगान 24 तारीख को, और उसके 2 दिन बाद राजकीय चिन्ह अपनाया गया था, और 22 जुलाई जो है 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। तो तीनों डेट पूछता है। अबुल कलाम आजाद जो थे वो ये कहते थे कि जो वयस्क मताधिकार है, जो सारे व्यक्ति को मत का अधिकार है, इसको जो है 15 साल के लिए देना चाहिए, उसके बाद टाल देना चाहिए, तो स्थगित कर देना चाहिए। तो लेकिन इसके पक्ष में जवाहरलाल नेहरू नहीं थे और राजेंद्र प्रसाद जी नहीं थे, ठीक है। महात्मा गांधी ने ये कहा था कि स्वतंत्रता के पश्चात जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसको खत्म कर देना चाहिए। आइवर जेनिंग्स ये जो है, ये इन्होंने ये कहा कि संविधान में, जो भारत का संविधान है उसमें अल्पसंख्यकों का महत्व जो है कम है। ये किसने कहा था, ये आइवर जेनिंग्स ने कहा था। इनके कथनों से सवाल आते हैं। संविधान सभा कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है, ये किसने कहा था, ये कहा था ग्रैनविल ऑस्टिन ने, और इनकी एक बुक है द इंडियन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन, और इन्होंने ही भारत को जो कहा था ये भारतीय संघवाद है, सहकारी संघवाद है। ये इस तरीके की बातें भारत के विषय में कही थी, ठीक है, ग्रैनविल ऑस्टिन ने। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, कुल 15 महिलाएं थी। संविधान जो है 1935 के एक्ट का उत्पाद है, ये किसने कहा था, तो ये अंबेडकर जी ने कहा था कि मैक्सिमम चीजें जो है 1935 के एक्ट से ही ली गई हैं, इसलिए संविधान जो है हमारा ये 1935 के ही उत्पाद है। BOC जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, या पिट्स एक्ट के माध्यम से जो आता है वो कब आता है, 1784 में। सर्वोच्च न्यायालय जो है ये कब आता है, 1783 के एक्ट से, रेगुलेटिंग एक्ट से। ये सब आपको याद रखना है। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में काम करने की अनुमति कब मिली, तो 1813 के एक्ट से। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की अनुमति कब मिली, तो 1833 के एक्ट से। बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार कब जो है चुनी जाती है, तो 1946 में। तो ये याद रखना है। अब देखो संविधान के मूल सवाल आते हैं। उद्देशिका जो है ये न्याय योग्य नहीं, इसका क्या मतलब है कि उद्देशिका को जो है वो क्या कहते हैं, कहीं भी न्यायालय में जाके इसको लागू नहीं करवाया जा सकता, ठीक है। तो उद्देशिका को केशवानंद जो मतलब कि जो केस हुआ है उसमें ये कहा गया कि जो है उद्देशिका संविधान का भाग है। उसके पहले जो केस हुआ था उसमें, मुंबई वाला केस हुआ था, उसमें ये कहा गया था कि संविधान का भाग नहीं है, लेकिन केशवानंद से भारतीय केस से ये कहा गया कि ये जो है संविधान का भाग है। और इस केशवानंद का यूज करके मतलब कि जो उद्देशिका है इसका हम यूज करेंगे किसके में, संविधान की व्याख्या करने में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भारत मतलब कि भारतीय संविधान का उद्देशिका भाग है। ये केशवानंद भारतीय केस के बाद कहा गया। और जो मुंबई केस था उसमें ये माना गया था कि उद्देशिका जो है संविधान का भाग नहीं है। उद्देशिका में एक संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन, और इसके माध्यम से 1976 में इसके माध्यम से उसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। ये तीनों शब्द जोड़े गए, ये आपको याद रखना है, पूछता है ये।
हमारा जो संविधान है वो किस चीज से शुरू होता है, उसमें क्या वर्णन है? इंडिया दैट इज भारत है कि भारत दैट इज इंडिया है? तो ये वर्ड लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, ये लिखा हुआ है। उद्देशिका न्याय योग है, संविधान की आत्मा है, ये सब कहा गया। और के एम मुंशी ने ये कहा कि राजनीतिक जन्म कुंडली या जन्म पत्री है। ये किसने कहा? ये के एम मुंशी ने कहा। कश्यप ने क्या कहा, जो मतलब कि संविधान विशेषज्ञ है, उन्होंने ये कहा कि ये संविधान का शरीर है, प्रस्तावना जो है संविधान का शरीर है, प्रस्तावना जो है आत्मा है। ये सब चीजें किसने कही? कश्यप ने कही। बी आर अम्बेडकर ने किसको संविधान की आत्मा माना है? तो आर्टिकल 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसी को अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा माना है। और संविधान के एक पवित्र दस्तावेज है, ये किसका कथन है? तो ये भी बी आर अम्बेडकर जी का ही कथन है, ये याद रखना। मुंबई केस में ये कहा गया था उद्देश्य का संविधान का अंग है, केशवानंद में भी। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, क्योंकि मुंबई केस में तो नहीं कहा गया था ना, तो इसको आप चेक कर लेना। जुडिशियल रिव्यू कहाँ से प्राप्त हुआ है या हमने कहाँ से प्राप्त किया? तो जो है यूएसए से हमने जुडिशियल रिव्यू प्राप्त किया, ब्रिटेन से नहीं। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू जो हमने अपनाया है वो जो है अमेरिका से अपनाया है। संघात्मक व्यवस्था जो हमने अपनाई है वो कनाडा से अपनाई है। भारत राज्यों का संघ है, बट राज्यों की अपेक्षा केंद्र को ज्यादा शक्ति है, ये भी आपको याद रखना है। मतलब एकात्मक की ओर थोड़ा सा झुकाव है। समवर्ती सूची हमने कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया से ली। डीपीएसपी कहाँ से लिया? आयरलैंड से लिया। भाग 4 में है 36 से 51 इसका आर्टिकल है। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव, ये सब चीजें ध्यान रखी जाएंगी। ये हमने कहाँ से लिया? तो आयरिश गणतंत्र से प्रभावित है ये चीजें। फंडामेंटल ड्यूटी है जो हमारी 51 का में है, ये मूल अधिकार संविधान के भाग नहीं थे, इनको 42वें संविधान संशोधन से 1976 में जोड़ा गया। यूएसएसआर उस समय का जो था रशिया वाला पार्ट, उससे ये प्रभावित था। फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट की शक्ति, ये सब चीजें, उपराष्ट्रपति का पद, ये सब चीजें हमने कहाँ से ली? तो हमने ये सब चीजें जो है अमेरिका से अडॉप्ट की। ठीक है, तो इसको दिमाग में रखना। और देखो, फ्रांस से हमने गणतंत्र लिया, ब्रिटेन से हमने संसदीय प्रणाली ली। शून्यकाल कहाँ की देन है? ये खुद भारत की इजाद है और ये भारत की ही देन है। पीआईएल कहाँ का इजाद है? मतलब कि कहाँ से लिया हमने? यूएसए से। आपात उत्बंध कहाँ से लिया? जर्मनी के वाइमर जो संविधान है वहां से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली। संघ में अधिक शक्ति निहित, ये कहाँ से हमने लिया? कनाडा से लिया। अब देखो और चीजें हैं, बहुत सारी हैं। बहुत सारी चीजें तो मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन थी कि आपका ये लास्ट मोमेंट में इतना सारा कंप्लीट नहीं हो पाता, तो इंपॉर्टेंट चीजों को ही कलेक्ट करना पड़ा। ठीक है, आर्टिकल 75(5) में ये लिखा है कि मंत्री जो है बिना संसद का सदस्य बने अधिकतम अपने पद पर 6 महीने ही रह सकता है। आर्टिकल 75(3) में मंत्री परिषद और लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये बताया गया। राज्यसभा के प्रति नहीं, चाहे मंत्री राज्यसभा को हो चाहे लोकसभा को हो, लेकिन वो उत्तरदायी लोकसभा के प्रति होगा। राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करता है? वो हमारा प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। राष्ट्रपति शासन जो है, ये जो राष्ट्रपति शासन है, अध्यात्मात्मक शासन पद्धति, ये राष्ट्रपति व्यवस्थापिका संसद को भंग नहीं कर सकता। ये जो है उसमें अध्यात्मात्मक जो पद्धति होती है, जैसे अमेरिका में है, वो क्या करता है, वो जो है वहां की संसद को भंग नहीं कर सकता है, ये कहा गया है। ठीक है, और देखो राजनीतिक दल जो है, इनको क्या कहा जाता है? राजनीतिक दल जो है इनको लोकतंत्र का जीवन रक्त कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारी चीज जो मतलब कि मिस हो रही है ना, मेरे जल्दी जल्दी बोलने की वजह से मिस हो रही हैं, इसलिए अभी इसी की जरूरत है, क्योंकि आपको जो 2 पॉइंट लिखा हुआ है केवल एक बार बोल दूं, जिससे आपको पीडीएफ पढ़ने में आसानी हो जाए। अभी इंपॉर्टेंट सिर्फ यही है। ठीक है, भारत विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और एक तरीके का अर्ध प्रसंघीय संविधान है। जी ऑस्टिन जो एक संविधान विशेषज्ञ हैं, उन्होंने ये कहा कि भारत का संविधान एक तरीके का सहकारी या प्रसंघीय संविधान है। तो ये किसने कहा? ये जी ऑस्टिन ने कहा। के सी वियरे ने भारत के संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। अंबेडकर ने ये कहा कि संघ के तंज ढांचे में जो भारत का संविधान है, उसको संघ के तंज ढांचे में जो है नहीं किया गया है, बल्कि एकीकृत और संविधान है संघात्मक, दोनों इसमें लक्षण विद्यमान है। ठीक है, तो ये किसने कहा? ये अंबेडकर जी ने कहा। संविधान में जो हमारे आर्टिकल है वो 400 से ज्यादा अनुच्छेद हैं, 450 तक पहुंच गए हैं, इससे भी ज्यादा पहुंच गए हैं। देखिए, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी, और अभी 395 अनुच्छेद हैं। बाकी जो जोड़ा गया है, इसी में का खा ये सब करके जोड़ा गया था। मूल रूप से अभी 395 ही अनुच्छेद है और 22 भाग है, और लेकिन अनुसूचियां जो है बढ़ा के कर दी गई। कितनी? 12। पहले 8 थी, अब 12 कर दी गई। और देखो, 73वें संविधान संशोधन जो हुआ 1992 में, ये 24 अप्रैल 1993 से ये लागू हो जाता है। और पंचायती राज व्यवस्था के विषय में इसमें जो है प्रावधान थे। भाग 9 इसमें जोड़ा गया संविधान में, उसमें पंचायती राज बनाने की परिकल्पना की गई।
और ये कहा गया था जो पंचायती राज होंगे वो 300 पानी व्यवस्था होगी। आर्टिकल 243 खा इसमें जो शामिल किया गया, उसमें ये कहा गया था 3 स्तर के कौन कौन सी चीजें होंगी, ग्राम होगा, मध्यवर्ती स्तर होगा और जिला होगा। और ये भी खंड खा में कहा गया कि जिस भी जगह की अगर 20 लाख से ज्यादा जनसंख्या नहीं है, 20 लाख से कम जनसंख्या है, तो वहां पे मध्यवर्ती स्तर हम नहीं भी रख सकते हैं। ये कहा गया सिर्फ 2 ही स्तर ग्राम और जिला रख सकते हैं जहां पे 20 लाख से जनसंख्या ज्यादा नहीं है। तो ये चीजें दिमाग में रखना। भाग 11 में क्या है, भाग 11 में जो अध्याय 1 है वो 200 आर्टिकल 245 से 55 तक ये संघ राज्य विधायी संबंध है। और जो आर्टिकल 256 से 63 तक है उसके बाद प्रशासनिक संबंध, आगे 264 से फिर आर्थिक संबंध शुरू हो जाते हैं। तो ये आपको याद रखना। भाग 17 में क्या है, भाग 17 में कुछ वर्गों के लिए उपबंध का प्रावधान है। अब सूचियों और मिलान इनसे बहुत सवाल पूछे गए हैं, तो मैंने सारी चीजें के को एक जगह लिख दिया है। जैसे समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची में प्रविष्ट संख्या 20 जो है वो किसके विषय में है, ये आर्थिक नियोजन के विषय में है। तो आर्थिक जो योजना है ये मतलब कि समवर्ती सूची का विषय है, इस पे केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। पुलिस जो है ये राज्य सूची का विषय है, हर राज्य की अपनी पुलिस होती है। विदेश मामले, रेडियो, टीवी, ये किसके विषय है, ये संघ सूची के विषय में। आपराधिक मामले में दोनों कानून बना सकते हैं, वो क्या है, समवर्ती सूची के विषय में। जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, ये सब समवर्ती सूची के विषय में है। लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, निखात निधि, ये सब किसके हैं, राज्य सूची के विषय हैं। शिक्षा जो है प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से धारा 57 से इसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया। बैंकिंग, बीमा एवं जनगणना जो है ये संघ सूची का विषय है। गैस और कृषि ये राज्य सूची का विषय में है। रक्षा, रेलवे संघ सूची है। शिक्षा है, विद्युत है, वन है, दंड प्रक्रिया, ये सब समवर्ती सूची का विषय है। स्थानीय शासन जो है ये पंचायती राज व्यवस्था, ये राज्य सूची का विषय है। कारागार एवं लोक व्यवस्था किसका है, राज्य सूची का। विवाह विच्छेद जो है, और ये गोद लेना, विवाह विच्छेद, विवाह गोद लेना, ये सब समवर्ती सूची का विषय है। कर एवं शुल्कों के अधिरोपण ये किसमें है, ये सब 7वीं अनुसूची में है और ये दोनों का विषय है। ठीक है, मतलब समवर्ती है। निगम कर और जो है ये संघ सूची का विषय है। आर्थिक सामाजिक नियोजन क्या है, समवर्ती सूची का विषय है। भाई इतनी इंफॉर्मेशन है, आप एक बार देखो, जितना याद रह पाए नहीं तो क्या ही कर लोगे, लास्ट टाइम है, जितना याद रह पाए तो उससे आप काम चलाओ। अभी निःशुल्क विधिक सहायता किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल 39A में है। कार्य करने का अधिकार किसमें, आर्टिकल 41 में है। कार्य करने की सही और मानवीय स्थितियां किसमें, आर्टिकल 42 में है। इसी तरीके से सवाल पूछा। बाकी जो डिटेल सवाल होते हैं, जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के सवाल होते हैं, जो सोचने वाले सवाल होते हैं, पॉलिटी में बहुत आसान होते हैं, वो आप लोग कर जाएंगे। जो फैक्चुअल होते हैं, जहां पे फंसने की संभावना होती है, और इसमें मैंने किसी भी तरीके से ऐसा नहीं है कि मैंने अपने आप से जो है फैक्ट भर दिए, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, उनसे मैंने चीजें निकाल के डाली हैं। तो आप ये मत सोचो कि मैंने जानबूझ में इसमें बहुत सारी चीजें भर दी हैं। ग्राम पंचायत जो है आर्टिकल 40 में है। यूसीसी का जो मतलब कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये किसमें है, ये आर्टिकल 44 में है। और देखो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल किसमें दिया है, आर्टिकल 45 में। आर्टिकल 48 में जो है कृषि एवं पशुपालन से संबंधित विषय है, ये सब डीपीएसपी की बात हो रही। आर्टिकल 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक शक्तियों का पृथककरण दिया है। आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बातें हैं। आर्टिकल 54 में जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान है। तो ये सब निर्वाचन संबंधी प्रावधान किसमें है, तो आप बताएंगे आर्टिकल 54 में है। आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद के विषय में प्रावधान है। आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद का गठन है। सामने रख लेना, एक बार जल्दी से पढ़ लेना, ठीक है। आर्टिकल 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने संबंधी पीएम के कर्तव्य है कि पीएम जो है राष्ट्रपति को सारी जानकारी प्रोवाइड करवाएगा। आर्टिकल 117 में कर संबंधी प्रावधान है। मनी बिल का प्रावधान किसमें है, आर्टिकल 110 में है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ये पेश होता है। आर्टिकल 143 में, 123 में क्या है, अध्यादेश है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है। ये सब पूछा गया है, बीपीएससी में ही पूछा गया है। इसमें बहुत सारे सवाल आपने देखा है, सारे पूछे गए हैं। आर्टिकल 32 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी करता है। आर्टिकल 226 के माध्यम से हाई कोर्ट रिट जारी करता है। आर्टिकल 243 से 243 अड़ा तक किसके विषय में प्रावधान है, तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने संबंधी प्रावधान किसमें है, आर्टिकल जो है 243 से 243 अड़ा तक। ठीक है, और देखो क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन है। और 243 से 243 या तक नगर पालिका के संबंध में प्रावधान है। आर्टिकल 253 में ये कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी बनाने के लिए प्रावधान आर्टिकल 243 में 253 में किया गया है। आर्टिकल 312 क्या है, अखिल भारतीय सेवाओं का इसमें प्रावधान है। और इसमें राज्यसभा को जो है विशेष शक्ति है। इसमें ये कहा गया है कि राज्यसभा जो है अगर 2/3 बहुमत से किसी उसको पारित कर देती है तो संसद उस पर कानून बना सकती है राष्ट्रीय हित के लिए, और नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन जो है कर सकती है संसद। ठीक है। आर्टिकल 315 में किसके विषय में प्रावधान, लोक सेवा आयोग के विषय में प्रावधान है। आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन के विषय में प्रावधान है। 352 में आपातकाल है राष्ट्रीय। 356 में राज्य आपातकाल जिसको संवैधानिक तंत्र का विफल होना कहते हैं।
आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल है। आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। 10th शेड्यूल जो है ये दल बदल विरोधी जो मतलब कि कानून है उनसे संबंधित है। इसको 52वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। और जो 91 संविधान संशोधन 2003 से भी इसमें मतलब कि कुछ प्रावधानों को जोड़ा गया दल बदल में। और बाद में केंद्रीय मंत्रियों का जो आकार है उसको भी छोटा किया गया इसी 91वें संविधान संशोधन के माध्यम से। भाग 15 में निर्वाचन संबंधी प्रावधान है। भाग 18 में आपात उपबंध है। संविधान के भाग में आर्टिकल 15 में जो 5 चीजें रोकी गई हैं कि इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, वो धर्म है, मूलवंश है, जाति है, लिंग है, जन्म स्थान है। आर्टिकल 23 में मानव दुर्व्यवहार के बारे में बोला गया है और इसमें यह कहा कि बलात्कार नहीं कराया जा सकता। आर्टिकल 14 बच्चों से संबंधित की 14 वर्ष से कम आयु के बालक हैं उनको कारखाने वगैरह में काम नहीं कराया जा सकता। आर्टिकल 25 में जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है तो आप खूब करो, लेकिन लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य को बनाए रखते हुए, ये कहा गया। आर्टिकल 29 में प्रावधान है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात की गई, शिक्षा और उनकी संस्कृति को लेकर। और आर्टिकल 30 में स्पेशल रूप से अल्पसंख्यकों के विषय में उनकी जो शिक्षण संस्थाएं हैं और उनके प्रशासन के अधिकार के भी बारे में बात की गई है। तो स्पेशल रूप से जो है अल्पसंख्यकों के बारे में तो आर्टिकल 30 में कहा गया है। और ये इसमें जो भाषा और संस्कृति के विषय में कहा गया है ये आर्टिकल 29 में कहा गया है। और देखो आर्टिकल 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है। आर्टिकल 300 का में क्या है, संपत्ति का अधिकार है और ये एक तरीके का लीगल राइट है। पहले ये मूल अधिकार था, बाद में इसको हटा के लीगल राइट कर दिया गया और ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से किया गया। ये क्रम पूछा गया है, हमेशा पूछा जाता है कि जब मूल अधिकार और डीपीएसपी में विवाद होता है तो किस किस तरीके से कौन कौन से जो केस हुए हैं उसके माध्यम से संशोधन किया गया। तो 1951 का केस हुआ शंकरी प्रसाद का, उसके बाद 1965 में सज्जन सिंह का, 1967 में फिर गोलकनाथ का, 1973 में केशवानंद भारती का। तो ये क्रम याद रखना, इससे सवाल बनता है, कई बार पूछा गया है। और जो मूल संरचना है उस वो कब कहा गया, जो है वो केशवानंद भारती केस से कहा गया। ठीक है। अर्नेस्ट बर्नकर ने क्या कहा कि अधिकार जो है कर्तव्य के बिना परछाई जैसा है। अधिकार कर्तव्य के बिना परछाई जैसा है, ये किसने कहा, अर्नेस्ट बर्नकर ने कहा। डीपीएसपी हमने कहां से लिया, आयरलैंड से लिया। केटी शाह ने ये कहा कि डीपीएसपी जो है ये एक चेक जैसा है, इसमें कुछ है नहीं, बस चेक जैसा है, लिख के दे दिया, बाकी जमीन पे कुछ काम नहीं, वैसी चीजें। फंडामेंटल ड्यूटी ओरिजिनल संविधान नहीं थी, 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति के माध्यम के संशोधन मतलब की सिफारिश के माध्यम से ये फंडामेंटल ड्यूटी यूएसएसआर से लेके जोड़ी गई। पहले शुरुआत में 10 थी मूल रूप से। 86 जो संविधान संशोधन 2002 में किया उसके माध्यम से एक जो है फंडामेंटल ड्यूटी और जोड़ी गई और बाद में जाके 11 हो गई। आर्टिकल 72 में ये कहा गया कि संविधान जो राष्ट्रपति जो है समाधान, राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्तियां हैं उसका वर्णन किसमें है, आर्टिकल 72 में है। और राज्यपाल की जो क्षमादान शक्तियां हैं उसका वर्णन किसमें है, आर्टिकल 161 में है। महान्यायवादी के विषय में किसमें प्रावधान है, तो आप बताएंगे आर्टिकल 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति के विषय में प्रावधान है। संयुक्त बैठक का प्रावधान किसमें, आर्टिकल 108 में है। 110 में धन विधेयक का प्रावधान है। निर्विरोध राष्ट्रपति एकमात्र कौन से हुए हैं, तो नीलम संजीव रेड्डी जी निर्विरोध राष्ट्रपति एकमात्र हुए हैं। जो सेकंड प्रेसिडेंट हमारे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनको दार्शनिक राजा या शासक कहा जाता है। जो राष्ट्रपति भवन वायसराय हाउस था उसको किसने बनाया था, तो एडविन लुटियंस था। लाभ का पद है या नहीं, इसका जो निर्णय करता है ये संसद या विधानमंडल करती है। देखिए इसके आधार पर किसी व्यक्ति को निरह घोषित कर मतलब कि किया जाना है, योग्य है कि नहीं है, तो इसका जो निर्णय लेता है इलेक्शन कमीशन की सलाह पर राष्ट्रपति लेता है और स्टेट में इसी तरीके से राज्यपाल लेता है। लाभ का पद को कौन परिभाषित किया है, तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित किया है। ठीक है, ये भी याद रखना। आर्टिकल 148 में किसके विषय में प्रावधान है, तो जो कैग है ना सीएजी, उसके विषय में जो है प्रावधान आर्टिकल 148 में है। इसमें यह कहा गया है कि कैग की नियुक्ति जो है प्रेसिडेंट द्वारा की जाएगी और इसके सेवा शर्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाएगा। इसको जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है उसी तरीके से इसको भी हटाया जाएगा। 6 वर्ष तक ये रह सकता है और 65 वर्ष अधिकतम आयु तक ये रह सकता है। ठीक है, तो ये किसके विषय में है, कैग के विषय में। आर्टिकल 79 में ये कहा गया कि संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से मिलकर बनेगी। आर्टिकल 80 में ये कहा गया कि राज्यसभा की संरचना है उसका उल्लेख किया गया है कि 252 सदस्य होंगे, 238 जो होंगे 250 सदस्य, और 238 जो सदस्य होंगे उसके विषय में तो कहा गया है बाद, और जो 12 सदस्य होंगे वो साहित्य और विज्ञान, कला और समाज सेवा द्वारा मतलब कि चुने जाएंगे। तो ये जो इनको नियुक्त किया जाता है, जो 12 सदस्य हैं मनोनीत किया जाता है, वो साहित्य, विज्ञान और कला और समाज सेवा इन मतलब कि क्षेत्रों से होने चाहिए। और ये कहा गया है तो राज्यसभा जो है इसको 4th शेड्यूल में ही
वर्णन है, चौथी अनुसूची जो है उसमें वर्णन है कि राज्यों से जो राज्यसभा के लोग आएंगे वो कितने आएंगे हर राज्य से, उसका वर्णन किसमें है, तो जो है संविधान की जो चौथी अनुसूची उसमें है। ये कहा गया कि राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है ये 6 साल होता है, ये कभी विघटित नहीं होती, हर 2 साल में इसकी 1/3 सदस्य जो है हट जाते हैं, मतलब कि, और बार बार इनका चुनाव लगातार होता रहता है, ये कभी भी विघटित नहीं होती है। ठीक है। जो हमारे लोकसभा स्पीकर होते हैं इनको प्रथमता तो ये मत देने का मतलब कि अधिकार तो होता ही है, बट ये कास्टिंग वोट नहीं कर सकते। अगर इनको हटाने का प्रावधान लाया जाता है कि इनको हटाना है, तो ये कास्टिंग वोट का मतलब है कि दोनों तरफ अगर बराबर बराबर वोट पड़ जाते हैं तो ये अपना ये मत डाल के मतलब बच नहीं सकते हैं कि भाई देखो मतलब कि इनको हटाने का जो प्रावधान था वो खारिज होता है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन और दूसरे मामले में ये अगर बराबर बराबर दोनों तरफ मत पड़ जाते हैं तो इसमें ये अपना कास्टिंग वोट डाल सकते हैं, क्योंकि ये भी तो मेंबर होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अन्य मामले में ये कास्टिंग वोट डाल सकते हैं, लेकिन जब इनको हटाने का प्रावधान है तो ये कास्टिंग वोट नहीं डाल सकते हैं। किसी भी सदस्य को अगर 60 दिन से ज्यादा वो अनुपस्थित रहता है सदन में, तो उसको जो है सदन की सदस्यता उसकी समाप्त की जा सकती है। कहने को तो ये 100 सवाल है, लेकिन इसमें मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी, 100 से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आप इनको केवल जल्दी जल्दी याद करो, रटो, और जितना पॉसिबल हो पाए उतना करो भाई। अब इतना टाइम तो है नहीं कि मैं आपको बहुत सारी चीजें समझाऊं। ठीक है, तो 9667305679 इस नंबर पे मैसेज करके आप इसकी पीडीएफ ले लो। और दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि लिंक में जो ऐप है उस ऐप को डाउनलोड कर लो, वहां से आप पीडीएफ ले लो, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, तो वहां से इसकी पीडीएफ ले लो। अब जल्दी जल्दी इस चीजों को खत्म करो। एक वीडियो में जो इंपॉर्टेंट सवाल पॉलिटी के और है उनको भी मैं जल्दी से आज ही खत्म करने की कोशिश करूंगा, जिससे आज ही आपको दे दूं, जिससे 2 दिन बचे तो आपके पास रिवीजन का जितना भी हो पाए टाइम रहे। अब ज्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि अब लास्ट समय है एग्जाम के लिए। ठीक है, जो बिहार पीसीएस का जो 71th का एग्जाम है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।